नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अगले चरण के टीकाकरण के लिए पंजीकरण शुरू होते ही जैसी दिलचस्पी दिखाई गई, उससे पता चलता है कि लोग टीका लगवाने को उत्सुक हैं। सभी बालिग टीका लगवाने के लिए उत्सुक बने रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पंजीकरण से लेकर टीकाकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाए रखा जाए। पंजीकरण के पहले ही दिन जिस तरह बाधाएं खड़ी हुई, उनका संज्ञान लेते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या बिना पूर्व पंजीकरण के लोग टीकाकरण केंद्रों में जाकर टीका लगवा सकते हैं। यदि अभी यह सुविधा दी जा रही है तो 1 मई से शुरू होने वाले अभियान के दौरान क्यों नहीं दी जा सकती। जो तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं, उन्हें मोबाइल फ़ोन के जरिए पंजीकरण में परेशानी आ सकती है। टीकाकरण के प्रति लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए उचित यह भी होगा कि टीकाकरण केंद्र बढ़ाए जाएं, ताकि प्रतिदिन अधिकाधिक संख्या में टीके लगाए जा सकें। अभी तक प्रतिदिन 30 से 32 लाख ही टीके लगाए जा सके हैं। कायदे से यह संख्या 50 लाख प्रतिदिन होनी चाहिए थी। अच्छा हो कि अगले चरण में रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य रखा जाए और कुछ दिनों बाद उसे हासिल करने के भी प्रबंध किए जाएं। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे कोरोना कहर पर लगाम लगने में सफलता मिल सकती है। टीकाकरण युद्ध स्तर पर न केवल शुरू किया जाना चाहिए, बल्कि वह इसी रूप में होता हुआ दिखना भी चाहिए। इस मामले में मिसाल कायम किए जाने और दुनिया को यह साबित करने की ज़रूरत है कि भारत अपने लोगों की जीवन रक्षा के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। पैराग्राफ चेंज। यह अच्छा नहीं कि जब टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, तब कुछ राज्य 1 मई से इस अभियान को शुरू करने में आनाकानी कर रहे हैं। यह आनाकानी संकीर्ण राजनीति से प्रेरित नज़र आ रही है। टीकाकरण के अगले चरण को शुरू करने में हीला हवाली कर रहे राज्यों की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं, वे बहानेबाजी ही अधिक हैं। यह सही है कि फ़िलहाल वांछित संख्या में टीके उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन यह तो तय है कि कुछ दिनों में उनकी उपलब्धता बढ़ने वाली है। देश में उनका उत्पादन बढ़ने के साथ ही विदेश और ख़ासकर रूस से स्पुतनिक टीके की खेप आने वाली है। यदि अमेरिका अपने एस्ट्राजेनेका टीकों के आयात में कोई अनुचित शर्त नहीं लगा रहा, तो फिर उन्हें हासिल करने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वैसे भी यही टीके भारत में कोविशील्ड नाम से उपयोग में लाए जा रहे हैं। पैराग्राफ चेंज। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनना व शारीरिक दूरी जैसे उपाय ज़रूरी हैं, लेकिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन व सही खान-पान के साथ शारीरिक व्यायाम भी होना चाहिए। कोविड की पहली लहर में भी देखा गया था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी, उन पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खास असर नहीं हुआ था या वे जल्द स्वस्थ हो गए थे। इम्यूनिटी
बढ़ाने के लिए फल व सब्जियां लोगों को अपने भोजन में शामिल करने होंगे। इसके साथ ही व्यायाम और सैर भी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए। चिकित्सक भी लोगों को सही खान-पान की सलाह दे रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि हर रसोई में ऐसे मसाले व दवाएं रहती हैं जिनका सही इस्तेमाल कर लोग इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वायरस से कम प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं, चिकित्सकों ने भी उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं व खान-पान में ऐसे फल व सब्जियां खाने की सलाह दी है। यह सही है कि समय के साथ साथ लोगों की आदतों में भी बदलाव आया है। लोग फास्ट फूड का अधिक प्रयोग करते हैं। देर रात तक जागना और सुबह देरी से उठना लोगों की आदत बन चुकी है। इसके अलावा लोगों ने पैदल चलना भी छोड़ दिया है। यह भी एक कारण है कि लोगों की इम्यूनिटी घटी है। कोरोना की पहली लहर के दौरान लोगों ने अपनी आदतें बदली थी, लेकिन जब सभी गतिविधियां पहले की तरह चलने लगी तो लोग भी पहले की तरह व्यवहार करने लगे। बाजार में फास्ट फूड के स्टॉल पर उसी तरह भीड़ उमड़ने लगी। ज़रूरत इस बात की है कि लोग पौष्टिक भोजन लें और स्वस्थ रहने के लिए योग व व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होंगे। सही खान-पान व बेहतर दिनचर्या से कोरोना संक्रमण को मात देने में सफल होंगे। बेहतर इम्यूनिटी से लोग कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से बचे रहेंगे। पैराग्राफ चेंज। हमारे जीवन काल में जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से गुजर जाते हैं तो कुछ बड़ी कठिनाई से। सुखद पल तो आनंद से कट जाते हैं, लेकिन बुरा समय ही अपने पराये सज्जन दुर्जन का भान कराता है। मौजूदा भयावह परिस्थिति में सबका परिचय काल ने स्वयं ही करा दिया। इस समय ईश्वर की शरण में आध्यात्मिक ग्रंथों के पाठ में ही असीम शांति का अनुभव हो सकता है। रामचरितमानस के आरंभ में स्वामी तुलसीदास ने सज्जन संत और दुर्जन की तमाम उपमाओं से सुसज्जित व्याख्या की है। उन्होंने संत और कपास में समानता समझाई है। कपास का फल नीरस और विशद लेकिन गुणमय होता है। इसी तरह संत विषयाशक्ति रहित कपास समान उज्ज्वल और गुणमय होता है। कपास धुनाई, काते जाने, बुने जाने और सुई द्वारा छेदे जाने के दर्द को सहकर भी वस्त्र रूप में परिवर्तित हो दूसरों का तन ढकता है। इसी तरह संत का जीवन भी कठिनाइयों, दर्द और विषमताएं सहकर दूसरों के दोषों और कष्टों को हरने के प्रयास में रहता है तथा वंदन का पात्र हो जाता है। तुलसीदास जी ने दुर्जनों और दुष्टों की तुलना ओलों से की है, जो फसल नष्ट कर स्वयं भी गल जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। स्पष्ट है कि रामचरितमानस और गीता के विचारों को हृदय में बैठाकर हम आज के इस भयावह और विकराल माहौल का भली प्रकार से सामना कर सकते हैं। संत एवं दुर्जन में अंतर कर पाना हमारी अनेकानेक समस्याओं का हल हो सकता है। आज भी बहुत से लोग गीता और रामचरितमानस का पाठ सर्वोच्च भक्ति से कर लौकिकता का अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम सब भारतवासियों को इनका
रस स्वादन अवश्य करना चाहिए। पारिवारिक रिश्तों के अतिरिक्त सर्वोत्तम ज्ञान, भक्ति, त्याग, वैराग्य आदि की शिक्षा भगवान श्री राम की आदर्श मानव लीला से सहज हासिल की जा सकती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि राम जी ही नैया पार लगाएंगे। स्टॉप। आपको इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।